हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का 16 फरवरी का जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले 100% सटीक आंसर। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, अधिकतर क्या 95 से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। तो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी। माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मतदाता सूची कौन तैयार करवाता है। तो मतदाता सूची तैयार करवाता है कौन, वो है निर्वाचन आयोग। ठीक है। अगला, सामान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी जनरली विच कोर्ट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो है निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जो है अपील नहीं की जा सकती। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से खुद ही सर्वोच्च न्यायालय होता है और वो खुद ही अपील न्यायालय काम करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया तो इसमें से है, ठीक है, वह है समाजवाद। ठीक है, समाजवाद के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ा गया था। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, अभिकथन और कार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक छात्र से मैंने ये पीडीएफ मांगी थी। लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामाजिक असमानता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा सामाजिक असमानता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। तो कारण और कथन दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 2 वर्ष से गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। अभिकथन सही, कारण गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन पुस्तक में किया, उसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य है। तो वह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। बिल्कुल ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ना आए। ये गलत है। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, इनमें से कौन संविधान कार्य है उचित विकल्प चुनिए। तो संविधान का कार्य जो है तो इसमें से, ठीक है, तीसरा नहीं है, बाकी सारा है। यानी 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान कीजिए व सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित मिलान क्या है, आर्थिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले राजनीतिक अधिकार की बात करें तो है मत देने का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार की बात करें तो मानव अधिकार का अधिकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है घोषित किया गया है। ठीक है, और नागरिक अधिकार की बात करें तो नागरिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्थिक अधिकार है न्यूनतम भत्ता प्राप्त करने का। इस तरह से आपको मिलान करके इसको लिखना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्र नीति तैयार की थी। तो राष्ट्र नीति कब तैयार की गई थी। तो वो राष्ट्र नीति तैयार की गई थी 2009 में, जिसे 2014 में लागू किया गया था ना। चलिए, राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है। तो राष्ट्रवाद के विकास में क्या बाधक है। तो राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है वह है सांप्रदायिकता। डी। समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान में 14 से 18 तक, यानी 20 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई 2 अंतर लिखिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें दोस्तों तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं उपस्थित होकर करती है। इसमें मतदान का अधिकतर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनाव जो है मतदान के माध्यम से करती है। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो सिंपल उदाहरण हैं वो आप कह सकते हैं जो सभा होती है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति हाँ या ना में जवाब देकर अपनी स्थिति को कर लेता है। तो इस तरह आपको दो अंतर लिखना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेक्शन जो है डी में क्वेश्चन पूछा गया 24 वाला। तो ये आपको कथन पढ़ के इसका उत्तर लिखना था। कनाडा में किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक द्वारा लिखी किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाले डैश और भी नहीं है। तो ये सभी आपको इस तरह से इसको लिखना था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है। तो राष्ट्रपति अलंकारिक प्रधान, क्योंकि भारत में हम जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं वो है संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो होता है प्रधानमंत्री। जबकि राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्र जो है देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के पास अधिकतर शक्तियाँ होती है। प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए करता है, इसलिए राष्ट्रपति को एक रबर स्टैम्प की भांति जाना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी शक्तियाँ होती हैं, बट वो शक्तियाँ प्रधानमंत्री से कम होती हैं। जैसे आपातकाल में राष्ट्रपति अपनी शक्ति प्रयोग कर सकता है, बट वो आपातकाल में कभी कभार, लेकिन अधिक शक्तिशाली कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए राष्ट्रपति को जो है अलंकारिक पद भी कहते हैं, इसे रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें, चूँकि भारत में जो सरकार स्वरूप क्या संसदीय है, और राष्ट्रपति एक प्रकार से केवल क्या है? प्रधान है, केवल क्या? अलंकारिक प्रधान भी है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना था। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता का स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको कार्य करने की आज़ादी हो। व्यक्ति अपने विकास के लिए किसी भी कार्य को कर सकता है, बट वो कार्य जो है समाज के खिलाफ या समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्थिक स्वतंत्रता जो है कार्य करने की आज़ादी की, व्यापार करने की आज़ादी या आर्थिक स्वतंत्रता, इस प्रकार आपको लिखनी थी। न्याय के दो सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर रोल्स के दोनों न्याय सिद्धांत आपको लिखने थे। ठीक है, जॉन रोल्स का जो पहला जो न्याय सिद्धांत है वो है अवसर की समानता का, समान स्वतंत्रताओं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, आय की समानता। और दूसरा क्या है? सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, ठीक है, असमानता हैं, दो शर्तों को पूरा करती हैं। इस तरह से आपको जॉन रोल्स के दोनों सिद्धांत को यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, बहुलवाद से क्या अभिप्राय है? तो बहुलवाद क्या होता है? तो बहुलवाद मतलब होता है, बहुलवाद से अभिप्राय उस समाज से है या उस सरकार की उस व्यवस्था से है जिसमें विभिन्न समूह की किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाई जाती है। जैसे श्रीलंका में एक बहुलवादी समाज, वहाँ पर तब जो सिंगली अधिक संख्या में लोग थे तो उनके लिए 1956 में नया संविधान बना दिया गया। जबकि तमिल कम संख्या में थे तो उनके लिए संविधान में कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए, उनके साथ भेदभाव किया गया। तो इसे आप बहुलवाद कह सकते हैं। अगला है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय नागरिकों के कोई दो मौलिक कर्तव्य लिखे। तो भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया। हालांकि जब हमारा संविधान बनाया गया था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1976 में। अभी जो मौलिक कर्तव्य था उसमें अगर हम बात करें, देश के संविधान का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, झंडे का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसमें से कोई दो आपको लिखना था। सेक्शन जो है सी में क्वेश्चन पूछा गया है 19वां, भारतीय संविधान की ऐसी किन्हीं 4 विशेषताओं उल्लेख कीजिए जिसमें राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली शक्ति जो राज्य सरकार के अपेक्षा केंद्र सरकार को मजबूत करती है वो है संघ सूची जो है ना, उसमें अधिक विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, संघ सूची में ज़्यादा विषय शामिल किए गए हैं। दूसरा, अनुच्छेद 365 क्या है? अनुच्छेद 365 में केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर जो है ना राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। राज्य में राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं वो भी केंद्र को ज़्यादा मजबूत करती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ वो आपको लिखना चाहिए था इसमें। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, ठीक है, 352, 356 और 360 यहाँ पे ऐड करना था आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है अखिल भारतीय सेवाओं में भी राज्य के अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई। IAS IPS जो है अखिल भारतीय सेवाएँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें,
राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को किस प्रकार कदम कदम पर प्रभावित करती है? obvious सी बात है, राजनीति जो है मनुष्य के दैनिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो प्रत्येक रूप से राजनीति से घिरा हुआ है। ठीक है, राजनीति शासन व्यवस्था चलाने का एक माध्यम तो है ही, साथ साथ वो शक्ति प्राप्त करने का साधन भी। तो मनुष्य भी अधिकतर शक्ति प्राप्त करने के लिए, शासन व्यवस्था को जानने के लिए, पहचानने के लिए, काम करने के लिए आतुर रहता है। तो इस प्रकार आपको इसको एक्सप्लेन करना था किस प्रकार से राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है नागरिक के किसी 4 राजनीतिक अधिकारों को वर्णन कीजिए। तो नागरिक के 4 राजनीतिक अधिकार क्या है? पहला वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, मत देने का अधिकार, दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, तीसरा है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा चौथा आप लिख सकते थे जो है कंप्लेन करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, आपके ये नागरिकों का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना था। एक अच्छे नागरिक में दो गुण होने चाहिए। देखिए, तो अगर एक अच्छा नागरिक है तो उसे संविधान का आदर करना चाहिए, न्याय का पालन करना चाहिए, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, जैसे आप सभी पता होनी चाहिए, हमारे संविधान क्या है, संघात्मक और एकात्मक दोनों का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान लिखित और विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, और विस्तृत और व्यापक है, लचीला और कठोर है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, एक गहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये सारी भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसको आपको यहाँ से लिखना था। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसके बाद ये पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ के इसका उत्तर देना था। इसके बाद चित्र के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपीय संविधान बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो यूरोपीय संसद द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण भारत संविधान सभा ने किया। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान कौन सा? तो भारत का है। भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सी। ये भारतीय संविधान के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चुन लिया गया। तो अस्थायी यहाँ पर आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर टिक लगाना था। फिर ये दृष्टिवादी क्वेश्चन है छात्रों के लिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कर लेने थे। ठीक है, अब ये है खंड ई वाले क्वेश्चन, सेक्शन ई में। तो 27वां क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में कोई 4 अंतर। तो सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में तो नियुक्ति संबंधी अंतर क्या है? नियुक्ति है ना, आपको लिखना था नियुक्ति संबंधी अंतर। ठीक है, नियुक्ति संबंधी अंतर क्या है? जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और स्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें नियुक्ति संबंधी काफ़ी अंतर है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका का लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका के चुनाव नहीं, तो उनका चयन होता है किसके माध्यम से? योग्यता के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अंतर है योग्यता संबंधी अंतर। दूसरा क्या अंतर है? योग्यता। ठीक है, योग्यता संबंधी अंतर आपको लिखना था। इसके बाद आपको लिखना था कार्यकाल संबंधी अंतर। कार्यकाल संबंधी अंतर क्या होता है? जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो हमेशा के लिए होती है, चाहे सरकार आए चाहे जाए। ठीक है, कार्यकाल संबंधी, जबकि जो अस्थायी कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका हर 5 साल बाद बदलती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तरदायित्व, सही, चौथी आपको अंतर लिखना, क्या लिखना था? वो उत्तरदायित्व संबंधी अंतर। तो ये आपको लिखना था। ठीक है, उत्तरदायित्व संबंधी अंतर में लिखना था। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए अंतिम रूप में जनता के प्रति क्या उत्तरदायी होती है, लेकिन जो है स्थायी कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती जनता के प्रति। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद आपको 5वां अंतर कर लेना था, राजनीतिक संबंधों के बारे में अंतर लिख देना था। ठीक है, छठा आप लिखते, ठीक है, भूमिकाओं संबंधी अंतर। इस तरह से आपको अंतर लिखना था राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे पीछे छात्र ने भेजा तो उसी तरह हमने इसको बना दिया है, बट सभी उत्तर बिल्कुल सटीक हैं। कोई भी एक नंबर अगर आपने इस तरह लिखा तो आपको कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति। इसमें अथवा पूछा गया राष्ट्रपति की स्थिति व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति की स्थिति व कार्य वर्णन भी आपको क्वेश्चन था। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या अंतर दिया गया था? यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और संघ की जो है समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ संविधान की धारा 53 है ना, अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को दी गई हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है।
ठीक है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को कई भागों में बांटा गया है। शांतिकालीन शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, प्रशासकीय शक्तियाँ, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियाँ, नियुक्ति करने के संबंधित शक्तियाँ, इन सभी का उल्लेख आपको करना था। ठीक है ना। इन सभी उल्लेख करने के बाद दोस्तों आपको कंप्लीट इसका उत्तर लिखना था कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कंप्लीट आपको यहाँ से कर लेना था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय शासन का क्या महत्व है। कोई 4 तर्क लिखिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि स्थानीय जो शासन है वो लोकतंत्र की जड़ है। क्योंकि जड़ इसलिए क्योंकि इसी स्थानीय शासन से लोग लोकतंत्र की जो है चीज़ें सीखते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है, वोट किसको देना है। लोकतंत्र की संपूर्ण समझ जो है ना स्थानीय शासन में लोगों को बनती है। और जब से 1992 में 73वां 74वां संशोधन किया गया, उसके बाद स्थानीय शासन पहले से कई गुना मजबूत हुआ है और इसने लोकतंत्र को और मजबूत किया है। तो इस तरह से आपको इसका कंप्लीट उत्तर लिखना था। अथवा पूछा गया है स्थानीय शासन की 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो स्थानीय शासन की 4 चुनौतियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको स्थानीय शासन का मतलब लिखना था। तो जब स्थानीय समस्याओं का हल उस स्थान पर रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता हो और उसे स्थानीय शासन कहते हैं। इसमें किसी नगर हो गया, गांव, बस्ती या स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों को जब स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करने का अधिकार दे दिया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। और चुनौतियाँ क्या क्या हैं, जैसे इनमें अभी स्थानीय शासन शिक्षा का प्रसार सही से नहीं हो पाया है। ठीक है। आर्थिक दशा इनकी बहुत कमज़ोर है, आर्थिक विकास काफ़ी कमज़ोर है, स्वायत्ता नहीं है। ठीक है। योग्य और ईमानदार कर्मचारी नहीं है। तो ये चुनौतियाँ भी स्थानीय शासन में भी बनी हुई है। तो इसको आपको कंप्लीट जो है लिखना था। ठीक है ना। इस तरह से अगर आपको टैग करना तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। और जैसे स्थानीय शासन के विषय में गांधी जी ने कहा था, स्थानीय शासन जो है जो क्या है वो लोकतंत्र की नींव है। उनके अनुसार जब तक निचले स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक ऊपरी स्तर पर लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो सकता है। गांधी जी जो है राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पक्ष में थे और वे अधिक से अधिक लोगों की स्थानीय शासन में भागीदारी चाहते थे। तो इसे आपको कंप्लीट कर देना था। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, असमानता कितने प्रकार की हो सकती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। असमानता जो है राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, इसको आपको कंप्लीट करके लिखना था। ठीक है। असमानता क्यों, आर्थिक असमानता स्थापित के लिए क्या क्या 2 उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रवाद ने किस प्रकार राष्ट्रों को एकजुट और विभाजित किया है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अथवा संघर्षवादी राष्ट्रवादी आकांक्षाएं तानाशाही व्यवस्था की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक साकार हो पाती हैं। तो इसके कंप्लीट उत्तर मैंने पहले भी दिया दोस्तों। तो ये रहा आपका जो है सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग वाले बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर था उसका कंप्लीट सोल्यूशन। हालांकि जैसे क्वेश्चन हमें मिला छात्र था उसको आधार पर हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंप्लीट किया है, सटीक किया है, आप लोग अपने नंबर को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।